Hello guys, good morning. I hope you are doing well. तो लास्ट लेक्चर में we ended with the conservation of momentum. वहाँ तक हमने पढ़ा और मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे और काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. तो अभी देखते हैं उसका आंसर क्या है. बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है एंड द आंसर टू दिस इज क्वेश्चन है. देखो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ द वर्क इज डन. इसका आंसर है अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स. देखो द वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम, राइट. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे ये वाला. तो ये जो बॉल ऊपर जा रहा है ना, सो इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है. ओके, ये वर्क डन बाहर नहीं दे रहा है, इसके ऊपर वर्क डन. ओके, सो वर्क इज डन. दिस इज द सिस्टम ऑफ आवर्स. ओके, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है यहाँ पे? कंजर्वेटिव फोर्स है mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. फिर दूसरा क्वेश्चन है when a mass is rotating in a plane about a fixed point its angular momentum is directed along. तो ये देखो इसको कहते हैं राइट हैंड रूल. ये राइट हैंड रूल से सॉल्व करते हैं. तो राइट हैंड रूल क्या है, काम करते हैं. विल गो ऑन द नेट. मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ. डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन सर्कुलर मोशन. हाँ, तो देखो आई थिंक आपको ये पिक्चर क्लियरली दिख रहा होगा. ठीक है. या दिस वन. ओके, तो इसमें देखो राइट हैंड रूल है ये. सो द फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. सर्कुलर मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है एंड द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. तो अभी इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पूछा है व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, कौन सी भी डायरेक्शन हो, क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर फैशन. तो उसका एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? इट विल बी, यू सी, it is the thumb is pointing just perpendicular to the plane of rotation. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर होगा the line perpendicular to the plane of rotation. ठीक है. तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस थे. फिर हमने कल क्या क्या देखा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में सीखा. फिर we saw what is impulse, impulse का फॉर्मूला देखा, राइट. फिर हमने ये चीज देखा कि आपको टेक्निकल नॉलेज अगर कुछ कोई भी आपका अगर कोई टेस्ट करता है तो आपको ये चीज़ें पूछेंगे कि किसी भी पैरामीटर का यूनिट, उसका डेफिनेशन, स्केलर है या वेक्टर है, और फिर उसका ग्राफ. ग्राफ के बारे में कुछ भी क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं ग्राफ के ऊपर. ठीक है. तो ये है इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस हमने देखे. ओके, हाँ, मुझे किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, कहाँ गया ये? हाँ, ये शेयर फोर्स, ये क्या होता है? तो शेयर फोर्स देखो, ये आता है आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में. तो ये सॉलिड मैकेनिक्स में तो नहीं आता है. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, ये एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है. ठीक है. तो उसमें व्हेन यू नो इफ दिस इज अ व्हाट कैन आई से, मान लो एक बीम है. ठीक है, ये ऐसी बीम होती है ना जो हम बिल्डिंग्स में भी लगाते हैं. ठीक है, ये बीम है. सो इफ दिस हैज टू ब्रेक इन पीसेस, ऐसे इसको ब्रेक होना है, तो ये जो है ना, दिस काइंड ऑफ, इट इज कॉल्ड शेयरिंग. तो ऐसा जो उसका डिस्ट्रक्शन है, दिस काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन और काइंड ऑफ फेलियर, आई वुड से, ये इस पॉइंट पे अगर ऐसा ब्रेक होता है, सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज शेयरिंग.
ठीक है। और जो फोर्स ये करवाता है उसको कहते हैं shear फोर्स, ठीक है। तो इसी सेम मटेरियल में बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, इसमें टेंशन फोर्स हो सकता है, ठीक है। सेम ही सिस्टम है। अभी यहाँ पे देखो, सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स समझने के लिए। देखो हम एग्जांपल में देखेंगे और भी क्लियर होगा। देखो टेंशन फोर्स जो है ना, ये यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कंप्रेशन और टेंशन, ठीक है। लेकिन जब टेंशन एक्सटर्नल होता है ना, तो उसका एग्जांपल देखो ऐसे होता है, ठीक है। तो अभी अपना सिस्टम ये है मास ब्लॉक, और टेंशन एक एक्सटर्नल फोर्स है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टम ये है, ठीक है, ये बीम है और इसको टेंशन है अंदर से ही, ठीक है, खिंचाव है ये, तो ये हो गया एक इंटरनल फोर्स, ठीक है। या फिर टेंशन नहीं है मान लो, तो इसका ऑपोजिट है, कंप्रेशन है, ठीक है, ठीक है। नाउ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस, इसमें ही कंप्रेशन फोर्स है, तो ये क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। कोई एक्सटर्नल एलिमेंट नहीं है जो ये फोर्स दे रहा है, ठीक है। सो इसके लिए टेंशन कह सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू फ्रेम द क्वेश्चन, ठीक है। तो टेंशन एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है, इंटरनल फोर्स भी हो सकता है। तो आपको सिस्टम क्या है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम अगर देखो, ये पूरा अगर एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है, तो इसमें टेंशन अभी इंटरनल फोर्स है। लेकिन अगर वैसा नहीं है, जस्ट मास ऑफ बॉडी अपना सिस्टम है ना, जस्ट मास ऑफ बॉडी अपना सिस्टम है, तो टेंशन एक एक्सटर्नल फोर्स हो गई, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिफाइन द सिस्टम, okay, but shear is generally an internal force. You won't be asked questions regarding shear force in mechanics, ठीक है, as far as I know। लेकिन जस्ट फॉर यू टू नो, अभी नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग में, उसमें ये सब फोर्सेस आएंगे, ठीक है, ओके। और ठीक है, क्या करना था मुझे, हाँ मैं कह रहा था कि हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स पढ़ लिए, फिर हमने देखा, देन वी डिराइव्ड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये मोमेंटम कंजर्व होता है, ये हमने चीज डिराइव की, ठीक है, कैसे एक्सटर्नल फोर्स जीरो करने से फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम आया। फिर हमने देखा उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है u, v, ये जो है फाइनल वेलोसिटी। तो जितने भी मासेस है उन सबके लिए लिखेंगे m1 u1 प्लस, ये समेशन है ना, समेशन मतलब ऐड करने सब मोमेंटम्स, जो कि इनिशियल मोमेंटम है इस तरफ से फाइनल मोमेंटम ऐड करने, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका ना एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से एवरीथिंग विल बी वेरी मच क्लियर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक आदमी है, ये आदमी जो खड़ा है, इसके हाथ में एक मास है, ठीक है, कोई भी मास ले लो, ब्लॉक है, ठीक है। और दोनों का मास दिया गया है, जैसे इस ब्लॉक का मान लो है 5 kg और आदमी का है 50 kg, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ मैन throws the object with a velocity of 10 meters per second towards right, find speed of man after the action, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि देखो ये जो आदमी है, इसने ऑब्जेक्ट फेंका है 5 kg का,
टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, इस तरफ फेंकता है, तो आदमी खुद इस तरफ ट्रैवल करेगा एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उन्होंने पूछा कि कितने स्पीड से वो ट्रैवल करेगा, ठीक है, दूसरी तरफ। तो अभी देखो उन्होंने ऐसा दिया है कि सिंपली दिया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड। ऐसे नहीं कहा है कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, या फिर विद रिस्पेक्ट टू द मैन, ठीक है। तो फिर ऐसे सिनेरियो में क्या लेते हैं हम लोग, वी टेक ग्राउंड एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जो है ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हम लोग अज्यूम करें, ठीक है। तो अभी इसका हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो देखो दो सिचुएशंस है, मतलब दो स्टेजेस है। एक तो मैं लिखूंगा बिफोर और है आफ्टर, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट फेंकने से पहले, फेंकने के बाद, ठीक है। तो फेंकने से पहले देखो ऐसा दिख रहा था, ठीक है, और फिर फेंकने के बाद स्टेटस ऐसा है कि आदमी इस तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट उस तरफ जा रहा है, ठीक है। आदमी का वजन है 50 kg, ऑब्जेक्ट का है 5 kg। इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और आदमी का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अभी इस केस में देखो, इस केस में भी मास तो सेम ही है, ये 50 है, ये 5 है, बस इसका वेलोसिटी जो है ना u, ठीक है, u ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना है, 0 है, और u ऑफ मैन कितना है, ये भी तो 0 है। तो अभी देखो हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है, ठीक है। ये पूरा एक सिस्टम है, ये कंसिडर दिस होल एज अ सिस्टम, ठीक है, ये पूरा सिस्टम कंसिडर किया है हमने। नहीं तो कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सर या तो फोर्स अप्लाई किया है, तो फोर्स अप्लाई किया तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट है। हमने सिर्फ ये ऑब्जेक्ट को सिस्टम नहीं माना है पूरा, बिकॉज क्योंकि सिर्फ ये ऑब्जेक्ट को सिस्टम मानते, लेकिन अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, स्पीड ऑफ मैन पूछा है, तो मैन को तो इम्पोर्टेंट है सिस्टम में ऐड करना, क्योंकि जो चीज सिस्टम में नहीं है उसको हम एनालाइज ही क्यों करेंगे, ठीक है ना। सिस्टम का मतलब क्या है, इसको हमें एनालाइज करना है, ठीक है। इसको एनालाइज करना है, फिर उसके हम लोग वेलोसिटी जो भी पैरामीटर्स है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि मैन की स्पीड बताओ, तो मैन को तो सिस्टम में इंक्लूड करना मैंडेटरी है, राइट। तो देखो, तो ये बिफोर है आफ्टर है, तो अभी ये मैं रेड क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो ऐसे होगा, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि सिंस, मैं लिखता हूँ फिर भी, समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, मैं आपके समझ के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड दैट व्हेन यू आर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम द एक्सटर्नल फोर्स इज 0, ठीक है, बट आई एम राइटिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम व्हाट वी गेट इज, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, ठीक है, फॉर्मूला ब्लू में लिखेंगे, m1 u1 प्लस m2 q2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अभी देखो दो ही ऑब्जेक्ट है, आई मीन दो ही चीजें हमको एनालाइज करनी है, एक तो ये मैन है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए m, ये मैन के लिए m, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के लिए o, ठीक है, यहाँ पे भी सेम, मैन के लिए m, ऑब्जेक्ट के लिए o, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। अभी इसमें सब वैल्यूज तो हमें पता है, हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज अभी इसमें डालना है। तो मास ऑफ मैन क्या है, 50 kg,
और वेलोसिटी ये इनिशियल है, ये बिफोर वाला कंडीशन है, तो इसमें क्या है वेलोसिटी इसकी मैन की 0 प्लस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 5 kg, इसकी वेलोसिटी कितनी है ये भी 0, फाइनल में देखो मास कितना है 50, वेलोसिटी क्या है अननोन हमें फाइंड आउट करनी, प्लस ऑब्जेक्ट का मास कितना है सेम ही रहेगा 5 kg, वेलोसिटी कितनी दी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी ये पूरा हो गया 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो जाएगा, ये भी हो गया 0, तो क्या बचा हमारे पास 50 Vm प्लस ये कितना है 5 इंटू 10 बन जाएगा 50 इक्वल्स टू 0। तो Vm क्या आया, Vm आ गया -50 डिवाइड बाई 50। ठीक है, तो Vm क्या मिला हमें, Vm मिला -1 मीटर्स पर सेकेंड। अरे ये तो माइनस मिल गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये माइनस मिला है इसका मतलब है Vm जो है इसकी दिशा इसकी डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ VO। ठीक है, दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट कि ये अगर पॉजिटिव लिया है हमने ये चीज जो है राइट साइड में, इफ यू हैव टेकन राइट साइड एज पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे तो हमने ये VO जो लिया है ये पॉजिटिव लिया है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है, ये VM भी हमने पॉजिटिव लिया था लेकिन ये क्या आया नेगेटिव, सो इट इज इंडिकेटिंग दैट मैन इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, आई होप दिस example makes the concept of conservation of linear momentum clear to you। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए विल मूव अहेड, और अगला हमारा कंसेप्ट है कोलिजन का। ठीक है, इसको कहते हैं इम्पैक्ट कोलिजन भी कहते हैं। इम्पैक्ट कोलिजन, तो पहले हम लोग समझेंगे कोलिजन क्या है एंड लेटर ऑन विल सी टाइप्स ऑफ कोलिजन, उसको कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, और अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे मार्क्स बना सकते हो इससे, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक। अभी देखो मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, ये जो होता है ना इम्पैक्ट कोलिजन इम्पल्स, दीज आर ऑल काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो ये डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, इफ large amount of force is acting is acting between bodies for a very less time then such forces, या फिर then that force is said to be impulsive force or impulse। ठीक है, but such an event is called an impact। ठीक है, and when there is a physical contact, impact is called
एज अ कोलिजन। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें सारा पूरा क्या कहते हैं, इट्स लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया फॉर दिस इम्पैक्ट, कोलिजन, इम्पल्स, इन तीनों चीजों का। ठीक है, क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, जरा एक गौर से देखना इसको। मैंने कहा है कि इफ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, इज एक्टिंग बिटवीन बॉडीज फॉर अ वेरी लेस टाइम। ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स है लेकिन बहुत कम समय के लिए एक्ट कर रहा है कुछ बॉडीज में। मैंने यहाँ पे दो बॉडीज नहीं, मैंने कहा बॉडीज मतलब कितने भी बॉडीज हो सकते हैं। तो दैट फोर्स इज सेड टू बी इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स। ठीक है, उससे आगे, बट सच एन इवेंट, ये जो हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए बॉडीज में एक्ट हो रहा है, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पैक्ट। ठीक है, इस घटना को हम इम्पैक्ट कहेंगे। ठीक है, और इम्पैक्ट को कोलिजन कब कह सकते हैं, व्हेन देयर इज फिजिकल कांटेक्ट। इसका मतलब क्या है, देखो इम्पैक्ट जो है ना, इम्पैक्ट कैन ऑकर व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आल्सो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंटरैक्शन में भी इम्पैक्ट पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट में जब फिजिकल कांटेक्ट होता है तो ऐसे इम्पैक्ट को हम कोलिजन कहते हैं। ठीक है, सो आई गेस दिस डेफिनेशन इज क्लियर फॉर यू कि कोलिजन क्या होता है। ठीक है, तो आगे, यस, तो डायरेक्ट कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज हम अभी देखेंगे। ठीक है, कि डायरेक्ट कोलिजन बिटवीन बॉडीज। ठीक है, सेम स्टोरी जैसे हमने अभी एग्जांपल किया लीनियर मोमेंटम, वैसे ही सेम स्टोरी है। देखो दो मास है, m1 m2। ठीक है, यह है m1, यह m2। m1 जा रहा है अपनी वेलोसिटी से u1, m2 जा रहा है अपनी वेलोसिटी से u2। ठीक है, सो दिस इज, ये कौन सी स्थिति है, बिफोर वाली स्थिति है। ठीक है, सो दिस इज बिफोर, बिफोर व्हाट, बिफोर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या है, आफ्टर कोलिजन मतलब दोनों जोर से आके एक दूसरे से टकराते। ठीक है, फिर क्या होगा, यह है m1, यह है m2। ठीक है, इसकी कोई एक वेलोसिटी रहेगी v2। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सॉरी ये v1 है, दिस इज v1 एंड दिस इज v2। ठीक है, तो देखो अभी ये जो बिफोर की सिचुएशन थी, इसमें ये u1 जो है, ऑफ कोर्स इसकी जो स्पीड u1 जो है u1 से ज्यादा, u2 से ज्यादा है। ठीक है, u1 u2 से ज्यादा है, इसके वजह से बोथ आर कोलाइडिंग इन ईच अदर। ठीक है, सो आफ्टर कोलिजन यू नो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, मास वन जो है ये फाइनल वेलोसिटी v1 से ट्रैवल करेगा, मास टू जो है, सॉरी मास वन जो है फाइनल वेलोसिटी v1 से ट्रैवल करेगा, मास टू जो है फाइनल वेलोसिटी v2 से ट्रैवल करेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन। ठीक है, सो कोलिजन में हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखो हमको ये तो दिया रहेगा। ठीक है, ये चीजें दी रहेगी, हमको ये फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, दिस इज सिंपल थिंग, क्या कहते हैं, ये है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कोलिजन। ओके, तो इसमें देखो कि सिंस द एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे भी जीरो है, दिख रहा है आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स,
कोई बाहर से कोई फोर्स लग रहा है नहीं, वी आर अज्यूमिंग, देखो बाकी जो जो भी सरफेस वगैरह जो कुछ भी है, वी आर अज्यूमिंग इट टू बी फ्रिक्शनलेस, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, वी आर अज्यूमिंग दिस, so there is no external force on the system. okay, सिस्टम क्या है, ये पूरा चीज अपनी सिस्टम, ठीक है, दोनों मास, ठीक है, तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो फिर क्या अप्लाई करेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, मैथमेटिकली होता है P इनिशियल जो है सिस्टम का, दैट इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है, ऑफ द सेम सिस्टम, ऑफ द सेम सिस्टम, ठीक है, और इसको ही अच्छे तरीके से इन मैथमेटिकल वे वी कैन राइट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला है। तो इसमें अभी कितने भी ऑब्जेक्ट्स रहने दो, ठीक है, 2 4 8 16 50 100 200 कितने भी, दोनों तरफ हमें सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना है। ओके, तो अभी देखो कॉमन एक लिंगरिंग डाउट होता है अपने माइंड में कि सर यहाँ पे तो दोनों कोलाइड हो रहे हैं तो कुछ एक्सचेंज ऑफ फोर्स तो होगा ही इसमें, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो उसके लिए ये जो क्या एक विजुअलाइजेशन का ग्लिच है हमारे माइंड में, तो उसको क्लियर करने के लिए ये प्रूफ भी करते हैं हम लोग, ठीक है, कि हाउ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम लोग ये अप्लाई कैसे कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो फॉर कोलिजन विल सी हाउ दिस formula of m1 u1 is plus m2 u2 is equal to m1 u v1 plus m2 v2, ये कैसे आता है फॉर कोलिजन, ठीक है, सो इन कोलिजन इवेंट या फिर ड्यूरिंग कोलिजन, देखो ये एक मास है, ठीक है, m1 और ये दूसरा मास है m2, ऐसे ही कोलाइड हो गए है ना, सो व्हेन दे आर कोलाइडिंग दे आर इन कांटेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, ये मास 1 है, ये मास 2, ठीक है, और इनके बीच में क्या लगेगा, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या होगा, देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, सो दिस विल बी ड्यू टू लाइक फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, और इक्वल एंड अपोजिट कपल फोर्स यहाँ पे लगेगा फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास 1, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, so this is indicating that the magnitude is same but the directions are opposite, ठीक है, तो ये बात कैसे लिखते हैं, फोर्स 1 2 is equal to फोर्स 2 1, ठीक है, दोनों वेक्टर्स है, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनके डायरेक्शंस एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है, 180 डिग्रीज टू ईच अदर। ओके, तो आगे तो देखो अभी फॉर हम दोनों को सेपरेटली एनालाइज करेंगे, मास 1 और मास 2 को, ठीक है, सो फॉर m1 क्या होगा, देखो हम लोग को इम्पल्स का फॉर्मूला पता है, डेल्टा p फॉर 1 इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स, 1 पे फोर्स क्या है 1 2, ठीक है, इनटू dt, ये पता है हमको फॉर्मूला, हमने देखा था, देखो मैं वापस स्क्रीन वहां पे लेके चलता हूँ, कहाँ गया, देखो यहाँ, ठीक है, दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, ठीक है, ये वाला, तो ओके, तो अभी मैं
डेल्टा P1 को कैसे लिख सकता हूँ? देखो डेल्टा P1 क्या है, मास 1 का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है, नो, फॉर m1, ठीक है, फॉर मास 1, ठीक है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f1 टू dt, ठीक है। तो 1 के लिए मोमेंटम क्या है, m1, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1, ठीक है, माइनस इनिशियल क्या होगा मोमेंटम, m1 u1, ठीक है। ये मास 1 का इनिशियल होगा m1 u1, ये मास 1 का फाइनल होगा, ओके। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f1 टू dt, ठीक है। तो अभी मैं इसको लिख सकता हूँ m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f1 टू dt, ठीक है। मैंने ये जो पार्ट है आई पुट इट ऑन द राइट साइड, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन 1, ठीक है। और सिमिलरली फॉर m2 क्या करूंगा मैं, देखो सिमिलरली फॉर m2, देखो सेम ही चीज लिखना है, डेल्टा P2 रहेगा सिर्फ यहाँ पे इज इक्वल टू फोर्स ऑब्जेक्ट 2 पे क्या है, ये है फोर्स 2 1, ठीक है। मास 2 पे फोर्स क्या है, फोर्स ऑन 2 बाय 1, ठीक है। डेल्टा P को कैसे लिख सकता हूँ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास 2, ठीक है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स 21 f21 इंटू dt, ठीक है। फाइनल मोमेंटम ऑफ मास 2 क्या होगा, m2 v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m2 u2, ठीक है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f21 dt, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो m2 v2 में एक तरफ रखता हूँ, m2 u2 उस तरफ डाल देता हूँ, ठीक है। m2 u2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f21, ठीक है, वेक्टर ऊपर इंटू dt, ठीक है। ये मिल गया हमें इक्वेशन 2। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, विल ऐड 1 एंड 2, ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट साइड ऐड करते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2, इट इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, राइट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f12 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f21 dt, ठीक है, ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने देखा था f12 और f21 ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ऑपोजिट है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गए, बन जाएंगे जीरो। तो क्या बचता है हमारे पास, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्या मिला हमें, सेम फॉर्मूला मिला, ठीक है। तो इस तरह हमने प्रूव किया है कि ऑल्दो ये जो फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब एक्शन रिएक्शन कपल है, लेकिन ये बिकॉज दिस इज टोटली द सिस्टम दैट इज व्हाई दिस इज इंटरनल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जीरो है। अगर यहाँ पे मैंने दिया होता कि ये एक सरफेस पे है दोनों मासेस, दोनों बॉल्स, और उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.25, तो फिर यहाँ पे एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, फिर दिस द सिनेरियो वोंट बी द सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दिस इज जस्ट एन इंटरनल फोर्स एक्टिंग एंड दैट इज व्हाई द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है।
तो आप कोई भी अपना कोलिजन का एग्जांपल ले लोगे ना, तो उसमें हमेशा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा ही होगा, ठीक है। सो वेन एवर यू गेट दिस क्वेश्चन ऑफ कोलिजन, ओके, एंड फॉर श्योरली यू विल हैव दिस क्वेश्चन, ठीक है, आपके एनडीए में पूछेंगे, जेई में भी पूछेंगे, बोर्ड्स में भी होगा, फॉर श्योर देयर विल बी एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑन कोलिजन। तो आग बंद करके आपने क्या लगाना है, आपने लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के सीधा आपको ये फॉर्मूला छापना है, ठीक है। तो कितने भी मासेस रहने दो, तो पहले masses multiplied by the initial velocity का summation, it is equal to masses multiplied by the final velocities का summation, ठीक है। तो इससे आपका कोई भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। ओके, अभी आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन तीन तीन टाइप के होते हैं, ओके। पहला टाइप है परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा टाइप है नॉन इलास्टिक और इन इलास्टिक, ठीक है। और तीसरा टाइप है परफेक्टली इन इलास्टिक, ओके। तो देखो, ये जो परफेक्टली इलास्टिक है और परफेक्टली इन इलास्टिक है, ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस है, और ये बीच वाला कंडीशन, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हर एक टाइप को, ठीक है। विल स्टार्ट विद परफेक्टली इलास्टिक, ओके। परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो किसी कोलिजन को हम परफेक्टली इलास्टिक कब कह सकते हैं? व्हेन द इंटरनल एनर्जी इज नॉट चेंज्ड बाय द कोलिजन, ठीक है। सो इफ द internal energy is not changed after collision, ठीक है। देखो, ध्यान से देखना, मैंने इंटरनल एनर्जी कहा है यहाँ पे, डोंट कंफ्यूज इट विद इंटरनल फोर्स, ठीक है। हम लोग ने देखा था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में दैट द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो हमने देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है, ये हमने देखा था। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टोटल एनर्जी इनिशियल थी वही टोटल एनर्जी फाइनल थी। ये हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में देखा था कि दिस इज नॉट द कंडीशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। इसका क्या मतलब था, या तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, है ना, या फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी सेम ही रहती। ये इसका नो कंक्लूजन था। लेकिन इलास्टिक कोलिजन में उन्होंने क्या कहा है, देखो, उन्होंने कहा है कि द इंटरनल एनर्जी डजंट चेंज आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज बिट मॉडिफाइड कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। इसमें क्या उन्होंने कहा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही,
मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी है, जितनी इनिशियल है ना काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन भी, ये बिफोर कोलिजन है इनिशियल काइनेटिक है, उतनी आफ्टर कोलिजन है। दिस वाज नॉट द केस इन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो कभी कभी द टोटल काइनेटिक एनर्जी यूज्ड टू गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी फाइनली, या फिर पोटेंशियल एनर्जी टोटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी, सो दिस कन्वर्जन डज नॉट टेक प्लेस इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है, तो ये कंडीशन है, ठीक है। So this is before collision and this is after collision, ठीक है। तो अगर ये है तो मैथमेटिकली थोड़ा इसको एक्सपांड करते तो हमें क्या मिलेगा, देखो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला तो पता है, ठीक है, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, दो मास है, m1 m2, ये जा रहा है विथ वेलोसिटी u1, ये जा रहा है u2 इनिशियली। कोलिजन के बाद क्या होता है, m1 जा रहा है विथ वेलोसिटी v1 और m2 जा रहा है विथ वेलोसिटी v2, ठीक है। तो ये एग्जांपल में हम लोग we'll expand this kinetic energy equation। तो देखो क्या होगा, पहले हाफ m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फॉर मास 1 प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस मास इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, सही है। अभी क्या करेंगे, जो भी वन है ना, मास वन ये दोनों एक तरफ लेके आएंगे और ये जो टू है दोनों दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ v2 नहीं, यहाँ u2 होगा, u2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। अभी इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो हाफ और मास है वो कॉमन ले लेंगे, तो हाफ और m1 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हाफ m2 कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया, u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे हम इक्वेशन 1, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर अप्लाई, क्योंकि कोलिजन है तो विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी, ठीक है। So applying conservation of momentum, what we get, we know that P initial is equal to P final, तो m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, राइट। तो इसमें भी जो भी मास 1 है एक तरफ लेके आएंगे, मास 2 को दूसरी तरफ रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, m1 v1 minus u1 is equal to m2 u2 minus v2, ठीक है। इसको कहेंगे हम इक्वेशन 2, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, नाउ विल डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। तो देखो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2 क्या मिलेगा हमें, ये हाफ, पहले ही देखो ये इक्वेशन में ये जो हाफ है और ये हाफ है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग m1
v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा m1 v1 माइनस u1 और यहाँ पे m2 u2 माइनस v2। ठीक है, तो अभी हमें पता है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज a प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, देखो ये m1 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे m2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा उसको हम अगर एक्सपांड करेंगे, व्हाट वी गेट इज v1 प्लस u1, ठीक है, इंटू v1 माइनस u1, ये न्यूमरेटर होगा, एक्सपांड करेंगे विद दिस फॉर्मूला। तो नीचे डिनोमिनेटर में v1 माइनस u1, ठीक है, और राइट हैंड साइड में u2 प्लस v2 इंटू u2 माइनस v2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में u2 माइनस v2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, ये u2 है, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गए, इसमें देखो ये और ये कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास, v1 प्लस u1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। ठीक है, अब ये काम करेंगे, v एक तरफ ले लेंगे, u दूसरी तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो u1 इस तरफ ही रखते हैं, u1 माइनस u2, यहाँ पे v2 माइनस v1। ठीक है, मिल गया ये। अभी इसको ध्यान से देखो, ये जो है ना, दिस यहाँ पे v है, मैंने गलती से u लिख दिया, ये v है। ठीक है, तो अभी ये जो है u1 माइनस u2, ये क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी, सो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है ये। ठीक है, तो ऐसे लिखता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ v1 माइनस v2। ठीक है, तो ये भी अभी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो u रिलेटिव इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v रिलेटिव। ठीक है, तो ये हमें फाइनल कंक्लूजन मिला है, यू नो। नाउ दिस इज जस्ट फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, या फिर कभी कभी शॉर्ट में इसको इलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ये कंक्लूजन है। ठीक है, ये और किसी में अप्लाई मत करना, ओके। या फिर मेन एक्चुअली इसमें क्या है, दो अननोन्स होते हैं, v1 v2, उसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो टू फाइंड आउट v1 एंड v2 वी आर गोइंग टू यूज ऑल दीज इक्वेशंस। ठीक है, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, काइनेटिक वेलोसिटी का जो कंजर्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो, और ये वाला, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज v1 एंड v2 जो कि अननोन है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्टली मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दूंगा, ठीक है, जो डायरेक्टली रिजल्ट है। ठीक है, तो वो बताता हो चाहिए, तो अगर आपको ये याद रखना है तो याद भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रखना है, आप इक्वेशन से सॉल्व भी कर सकते हो। मैंने कभी ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद नहीं रखे, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे। तो फॉर्मूला इज v1 का है m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 टाइम्स m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2, यह है v1 का फॉर्मूला। ठीक है, और v2 का है 2m1 डिवाइडेड बाय m1
प्लस m2 into u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2, ये v2 के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, सेम इक्वेशन से ही मिलते हैं। ठीक है, ये जो हमने ऊपर इक्वेशंस बनाए उससे ही मिलते हैं ये फॉर्मूलाज। तो आपको ये याद रखना है तो ये याद रख सकते हो। अगर आप मेरे जैसे याद नहीं रख पाते हो सारी चीजें, आपको सब डिराइव करना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप ये इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो जो ऊपर हमने की। ठीक है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये जो है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, विल अप्लाई बोथ ऑफ द फॉर्मूला एज वेल एज द इक्वेशंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। हमने परफेक्टली इलास्टिक देखा। अगले क्लासेस में हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिजन भी देख लेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।